बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू कोरोना वायरस का फैलाव और उससे पैदा होने वाले सेहत के मसाइल हैं। जैसे आप जानते हो कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की सतह इस वक्त एक अमूमी लेवल पर आ गई है, यानी जिस हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, जबकि पाकिस्तान में ये वर्टिकल है अभी तक और बढ़ती चली जा रही है। और पूरी दुनिया में कमी है लेकिन यहाँ पे तेज़ी है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे LCWU वेब TV पर आज की बात अंजुम ज़िया के साथ। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद जावेद को, जिनकी स्पेशलाइजेशन मेडिसिन है और पिछले 30 साल से ये इस पेशे से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब को की माहराना राय हम इस हवाले से आज जानेंगे कि कोरोना वायरस से किस तरह हम और हमारी आम पब्लिक जो है इसके साथ मुकाबला कर सकती है। डॉक्टर साहब का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल में भी सर्व किया है, इत्तेफाक हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ रियाद में ये मेडिकल हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हुए हैं। डॉक्टर साहब जो हैं इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे लिए टाइम निकालने का और स्पेशली हमारे देखने वालों के लिए। आप डेफिनेटली, हम समझते हैं कि आपसे बहुत मुफीद मशवरे हमें मिल जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोरोना के हवाले से बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है हमारे यहाँ लोगों की। लोगों का रवैया भी बहुत फ़र्क है। वो किसी चीज़, कोई लोग इसको मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं। कोई किसी चीज़ से कह रहे हैं कि इलाज कर लें, कोई कुछ कह रहा है। हर एक की राय फ़र्क है। अभी तक एक्सेप्टेंस इसकी उस तरह से नहीं आई है। हालांकि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में अपने मुशाहदे और तजर्बे की बिना पे बताइए कि पब्लिक हेल्थ की सूरत हाल इस वक्त क्या है? पब्लिक हेल्थ की सूरत हाल जो जनरल सेक्टर हमारा प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला के भी, और फिर आवाम का अपना रवैया भी और गवर्नमेंट की कोशिशें भी, वो किसी भी तीसरे दुनिया के मुल्क के जो हालात हैं उसी तरह हैं। जितने हमारे वसाइल हैं और जितने हमारी आवाम का जो लिटरेसी रेट है उस हिसाब से है। लेकिन इसमें ये भी हमने ध्यान में रखना है कि इवन जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं वो भी इस क्लैमिटी के ऊपर उनके सारों के ही हेल्थ सिस्टम कोलैप्स किए हैं, चाहे उसमें जितनी मर्ज़ी फंडिंग थी या जितना मर्ज़ी उनकी रिसोर्सेज थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस क्लैमिटी में या आफत में हमारे मुल्क में अल्लाह ने कुछ टाइम भी हमें दिया। बाकियों के मुकाबले में इधर ये कुछ ठहर के आई, अब जाके हम पीक फील कर रहे हैं। और अल्लाह करीम का अभी भी बहुत ख़ास करम है कि हमारी डेथ्स उस तरह नहीं है जिस तरह के वहाँ पर एक एक दिन में थाउजेंड्स में डेथ्स हुई। लेकिन एक चीज़ जो आप दूसरी पॉइंट आउट कर रही हैं कि लोगों का बिहेवियर जो है वो बड़ा वियर्ड किस्म का है और बड़ा डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं डिफरेंट लोगों के। उसको आप जंगल में देख लें, कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेगा, शुतुरमुर्ग जो है वो रेत में सर दबा देगा, शेर आगे से लड़ने को तैयार हो जाएगा, ठीक है, और हाथी थोड़ा सा इधर उधर भाग दौड़ कर लेगा। इसी तरह इंसानों के भी रवैये हैं और अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ नेचर के मुख्तलिफ लोग बनाए हैं। लेकिन इसमें मेन मैसेज जो है वो यही है कि ये मदर नेचर कर क्या रही है। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ थी, जो लोग कहते थे ये किसी की साजिश है या कुछ है या ये एक बायोलॉजिकल वॉर है, ये जो कुछ भी है इस वक्त पूरी दुनिया पे है। तो फिर ये हमने गौर करना है कि ये बड़े छोटे, अमीर गरीब, औरत मर्द, बच्चे बूढ़े या मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये जो भी रिलीजन, सारे इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, दुनिया के जितने ममालिक हैं। और पूरी दुनिया में एक किस्म का हू का आलम तारी है। तो इससे ये साबित हो गया कि पूरी दुनिया की जो हुकूमत है ये ख़ुद उसका अपना कोई फ़ैसला है और पूरी दुनिया को जो फोर्स चला रही है, जो मदर नेचर के लॉज हैं या कुदरत है, कुदरत बेरहम है। आप कुदरत को ऊपर पार नहीं कर सकते। और अगर आप रिलीजियस होके कहेंगे तो अल्लाह, तो उसकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है सबको, उसको सबने समझना है। और इसमें अभी भी वे आउट अपनाना है। क्या है, हम सब ने उसमें सब लोग अपने अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अभी भी अगर इकट्ठी एक इसी हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं कि जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, तो डेफिनेटली आपने कहा कि हमें इसी में से कोई वे आउट निकालना है।
तो एक आम आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, अवेयरनेस का लेवल भी शायद वो नहीं है, तो उसको एक हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ही टू द पॉइंट जिसको हम कह सकें, क्या तदाबीर करनी चाहिए अपने बचाव के लिए? इस पे ज़रूर रोशनी डालिए। पे सब ने, आप लोगों ने पिछले 6 माह से सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने लेवल पे ड्रम कर रही थी, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थी सबको समझा रही थी कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कम से कम 2 मीटर का फासला एक दूसरे से रखें, क्योंकि ये वबा जो है ये एक दूसरे को सांस में जो हमारे हल्के से रतूबत आप कह लें या हल्की सी जो नमी है, ऐसे समझ लें, अगर आप कैमरे में देखेंगे ये मेरी ऐनक के ऊपर मेरे बोलने से ही ये जो फॉग और मिस्ट आ गई है, इसका मतलब है ये नमी है। ये नमी जो है, और अगर मैं खांसी करता हूँ या ज़ोर से छींक मारता हूँ तो ये 2 मीटर के फासले तक भी ये जा सकती है, और उसमें ही मेरे जरासीम अगर है तो वो दूसरे इंसान को भी कैच कर लेगा। तो इसमें नंबर 1 एक तो थोड़ा फासला रखें और अनड्यू फ़िलहाल गैदरिंग्स ना करें जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा भीड़ की सी सिचुएशन हो जाए। दूसरा, आप हर बंदा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मास्क इस्तेमाल करे। अगर मैं थोड़ा सा आपको मज़ाक के अंदाज में बताऊं तो यूं समझ लें कि ये कोरोना जो है ये नेचर का, कुदरत का, या अल्लाह मियाँ का पुलिसमैन है, और इसको जो शरारती बच्चे हैं ना, जो अभी भी बात नहीं मान रहे, ठीक है, उन सब के फिंगरप्रिंट्स, उन सब का नाक नक्शा जो है ना वो दिया गया है। अगर वो सारे के सारे अपना अपना नाक छुपा लें, ज़्यादा ऊंची नाक वाले ना बने, अपना अपना नाक मुंह छुपा लें और ग्लव्स पहन लें या हाथ बार बार धोते रहें, ठीक है, या उसके ऊपर सैनिटाइज़र लगा लें ताकि आपका फिंगरप्रिंट ही ना पकड़ सके वो, या साबुन लगा लें, तो आप उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी ज़िद हैं कि नहीं अल्लाह तवक्कल, तो अल्लाह ही की तरफ से ही आया है। तो अल्लाह करीम की तरफ से अल्लाह के नबी ने कहा था कि जहाँ फैली हो वहाँ ना जाओ, और जहाँ फैल जाए फिर वहाँ से भी ना भागो। लेकिन हमने ये गलती की है पिछले 4 माह में कि हमारे लोग सारी दुनिया से वापस अपने मुल्क में भी आए। हुकूमत उन्हें रोक नहीं सकती थी, ये उनका मुल्क था, उन्होंने जितना उन्हें एयरपोर्ट्स पे या जहाँ भी क्वारंटाइन कर सकते थे किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये खौफ से भी बहुत तेज़ी से फैलती है, हमारी इम्यूनिटी लेवल्स एकदम ड्रॉप कर जाते हैं। आपको अचानक रात को खटका हो जाए कि हाय छत पे या घर के अंदर चोर आ गया है, या अंधेरे में सड़क पे चलते हुए रात को अकेले कुत्ता पड़ गया है, तो टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं या चोर के नाम से ही। तो उससे आपकी फाइटिंग एबिलिटी जो है, फियर जो है अननोन का, वो आपको वीक कर देता है, और आपकी बॉडी के जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल ट्रांसमीटर्स हैं, उन सारों का बैलेंस ख़राब हो जाता है, और जो ही बैलेंस ख़राब होगा वही बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे मैं समझती हूँ कि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई और उसी जगह फिर उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैच कर लेना, और बड़े खूबसूरत तरीके से और बड़े, जिसको मैं कहीं लाइवली वे में आपने समझा दिया कि अपना बिल्कुल जनरल पब्लिक को समझ आनी चाहिए। बड़ा अच्छा आपका माशाल्लाह स्टाइल था, बड़े तरीके से आपने बता दिया कि बड़ों ने कैसे और बच्चों ने कैसे इससे अपना जो है वो बचाव करना है। अब ख़ासकर डॉक्टर साहब ये बताइए कि कहा जाता है कि इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार आ जाता है, खांसी है, तो इसमें एक और चीज़ मैं जो समझना चाहूँगी आपसे कि कुछ सिम्टम्स किसी को आती हैं, किसी को नहीं आती हैं, फिर किसी को बहुत ज़्यादा आती हैं, किसी को नहीं आती, तो इसमें थोड़ी डिवीज़न बताइए कि ये मेजर और माइनर वाली क्या बात है, और किसी को बिल्कुल नहीं आती, तो इस सूरत में हम क्या करें? इसमें भी जो पूरी दुनिया में ट्रेंड देखा गया, और हम भी पिछले 6 माह से जब से इस बीमारी के पेशेंट आने शुरू हुए हैं, लाहौर में जो सबसे पहला पेशेंट मेरे जूनियर डॉक्टर ने इमरजेंसी से लिया था, वो 2 चाइनीज़ पेशेंट थे जो वुहान से लड़के आए थे, उन्हें बुखार और खांसी थी, और ये जनवरी की बात है, टीवी पे आया भी था कि पाकिस्तान में लाहौर में जी पेशेंट आ गए हैं। तो वो हमारे पास ही सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल रहे और उन्हें हमने अलहदा आइसोलेशन में रखा, और मैं पहला कंसल्टेंट था जो उनके कमरे में गया था और उन्हें डील करता रहा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये मार्च से तो बहरहाल हमें इसको लार्ज स्केल पे करना पड़ा, और आज चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, और हमारे हॉस्पिटल में भी इस वक्त एक तकरीबन 30 बेड्स का आईसीयू है 2 सेक्शंस में, जो सिर्फ कोविड के लिए है, जो कोरोना के लिए है, और उसके अलावा तकरीबन 100 बेड्स ऐसे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे आइसोलेशन में, क्वारंटाइन के पेशेंट्स जो हैं मुख्तलिफ़ वार्ड्स में हमने किए हैं जहाँ ऑक्सीजन हम उन्हें दे सकें। तो अलामात इसकी जहाँ तक हमने थ्रू आउट सारी जो देखी हैं, और उसमें क्यों इतनी चेंज जो आप कह रही हैं, तो एक जो वो हर इंसान की, इसमें मर्द और औरत का भी फ़र्क है, ठीक है।
मर्द इसमें एक के मुकाबले में औरत के 4 गुना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं सारी दुनिया में। अब ये नेचर को पता होगा कि मर्द ज़्यादा जालिम है या औरतें ज़्यादा मजलूम है, या अल्लाह जाने क्या पता है पुलिसमैन क्यों मर्दों को पकड़ रहा है ये तो पुलिसमैन को पता हो, लेकिन मर्द ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। फिर जो बुज़ुर्गान हर वक्त अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहते हैं, बच्चे चाहे शरारती भी हों, और बुज़ुर्गान भी हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है कि अल्लाह मियाँ हमारे बुज़ुर्गान हमसे ज़्यादा ले रहा है, शायद हमने उनकी कदर नहीं की है, उन्हें ओल्ड पीपल होम में छोड़ दिया, बाहर ज़्यादा डेथ्स वहाँ हुई हैं, ठीक है। तो बूढ़ों का इसमें ज़्यादा डेथ्स हुई हैं चूँकि उनका इम्यूनिटी निज़ाम बहरहाल किसी वजह से कम होता है, एज के साथ वो भी वीक हो गया होता है, साथ दूसरी बीमारियां आ गई होती हैं जो हमारी अपनी डॉक्टरी सोच है कि शायद इस वजह से डेथ्स जो हैं वो ओल्ड लोगों में ज़्यादा हुई हैं, और उसमें भी मेल ज़्यादा हैं। बच्चे इसमें जो हैं अगर उन्हें हुई भी तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो गए, लेकिन बहरहाल कुछ बच्चों की भी डेथ्स हुई हैं। इसी तरह यंगस्टर्स में से भी डेथ्स हुई हैं, लेकिन यही रेशो फिर एक और कहा जा रहा है कि दिस इज़ डिजीज़ ऑफ एलीट क्लास। तो जो ज़्यादा अमीर या जो मोटे लोग थे या ओवर ईटिंग वाले लोग थे या जो ओवर वेट थे, उन्हें मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हुआ और उनकी डेथ्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो कमज़ोर थे या गरीब थे वो बहुत जल्दी ठीक हुए। अलामात में सबको अब पता चल गया है कि किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया से शुरू हो जाता है, किसी को सर दर्द और तेज़ बुखार शुरू हो जाता है, और कुछ को नज़ला ज़ुकाम की तरह, लेकिन नज़ला बहता नहीं है, नाक बंद हो जाती है, गला बंदे को फ़ील होता है कि चोक हो गया, अंदर से बंद हो गया, मुझे सांस नहीं आ रही। इन सब लोगों को इस स्टेज तक स्टीम बहुत हेल्प करती है। उसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कलवंजी जो है, जो कि हम ये सारी मेडिसन यूज़ होती है हमारी मेडिसन में, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं। तो आप फ़िलहाल अगर मैं मेडिकल के नाम लूँगा कि फ़लाँ चीज़ जो है ना वो डाल लें घर बैठे, तो कल वो पूरे मुल्क में शॉर्ट हो जाएगी और गायब हो जाएगी, और 10 रुपये की चीज़ जो है ना वो 1000 रुपये की हो जाएगी। तो जो आपकी घर में चीज़ें मौजूद हैं उसमें नमक और चुटकी सी आप नमक, चुटकी सा आपने कलवंजी और थोड़े से लौंग आप डाल के उसकी स्टीम लें, लेकिन इतनी स्टीम ना लेना शुरू कर दें। हम में से कई इतने एंजाइटी के पेशेंट होते हैं कि चेहरे जला लेते हैं, और अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि 600 रुपये का स्टीमर जो था वो 6500 का हो गया। लेकिन गरीब आदमी जो है वो देगची में ही पानी गर्म करे और फिर उसके बाद कपड़ा लेके उसको ले ले, तो आपको बहुत तेज़ी से रिलीफ फील होगा। लेकिन जिन लोगों का सांस की रफ्तार जो है टेंशन से नहीं, वैसे वाकई खांसी लगी हुई है, तो सांस की रफ्तार बुखार के साथ अगर उनकी 30 से ज़्यादा हो जाती है, वो हॉस्पिटल ज़रूर जाए। हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि सिम्टम्स अगर हैं तो क्या टेस्ट की ज़रूरत है भी कि नहीं। डॉक्टर साहब इस पे ज़रा प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। देखें, टेस्ट अगर हो जाए तो उसमें हर्ज नहीं है। अगर आप अफोर्ड भी करते हैं, प्राइवेट भी आप करा सकते हैं, कुछ लैब्स प्राइवेट कर रही हैं, कुछ लोग उसमें बहुत कम चीपर रेट पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं जो वो चीपर रेट पे गरीब गुरबा का भी कर रहे हैं। लेकिन इस टेस्ट के बारे में जो एम्बिग्यूटीज़ हैं और लोग बहुत एतराज़ करते हैं कि जी खामखा डॉक्टर पॉजिटिव कर देते हैं और खामखा नेगेटिव कर देते हैं, कुछ इस टेस्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं। ये एक नई आफत है, इसके ऊपर अभी पूरी दुनिया ही जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकी उसको फ़ाइट करने के लिए। और जो टेस्ट फ़िलहाल इसके लिए बना, जिसका आपने नाम अब आम बंदों ने भी PCR सुन लिया है या एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट सुन लिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट सुन लिया, ये नाम आपने बार बार टीवी पे डॉक्टर्स को बात करते हुए सुना होगा। तो वो जो PCR टेस्ट है ना, वो सिर्फ 65% सेंसिटिव स्पेसिफिक है। इसका मतलब है कि 3 बंदों का अगर टेस्ट किया जाएगा तो उनमें से 1 का गलत आ सकता है। तो ये टेस्ट कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। मेडिकली साइंटिफिकली हम लोग इसको एडमिट करते हैं कि अभी ये वो आइडियल लेवल पे नहीं है जो स्क्रीनिंग टेस्ट अप्रूव किया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन एमरजेंसी सिचुएशन में नहीं। इस वक्त एक एमरजेंसी सिचुएशन हो गई। जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें आप सारे लॉज वगैरह जो है ना उनमें फिर रिलैक्सेशंस करते हैं। आप मजबूरी में जो चीज़ आपको अवेलेबल है आप वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस टेस्ट की लिमिटेशंस हैं। इसमें कई बार 3 में से 1 बंदे का टेस्ट जो है वो गलत फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। और लोग उस पर शोर खड़ा कर देते हैं कि देखें जी उन्हें कुछ भी नहीं था, इन्होंने टेस्ट पॉजिटिव दे दिया, और इनकी हालत, मेरे अबू की हालत इतनी ख़राब थी, इन्होंने कह दिया इन्हें कोरोना नेगेटिव है और वो फौत हो गए। तो अब
बात ये है कि वो टेस्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं भी करता, लेकिन कई बार डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि यार टेस्ट कह रहा है नॉट डिटेक्टेड। इसको ऐसे समझ लें कि उसने जरासीम की एक ख़ास मिकदार से जब ऊपर होगा ना तो वो तब डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। यानी एक सीसी में 500% है, डिटेक्टेड और डिटेक्टेड, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखा होता, उसमें डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड लिखा होता है, ठीक है। वो डिटेक्टेड का मतलब है कि उस जरासीम का RNA जो है इसमें पता चला है और इसमें अभी भी पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर, आप अपने डॉक्टरों पे एतबार नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, अल्लाह ताला देखें, एक चीज़ बार बार, जैसे हम अगर मज़हब के हिसाब से सोचें तो नमाज जो है वो बग़ैर देखे, आप इन आँखों से बग़ैर देखे अल्लाह को मानते हुए, उसको जानते हुए, उसको ऐसे समझना कि मैं उसे देख रहा हूँ और उसको अदा करना, उसको तो वही नमाज जो है 24 घंटे जो कायम रखनी है, और इसी को एहसान का है सरकार ने। अब ये जो एहसान है, अल्लाह कहता है एहसान का बदला एहसान है, ठीक। तो इसी तरह जो आपकी खिदमत कर रहे होते हैं लोग, जैसे आपके माँ बाप हैं, तो उनके साथ एहसान करना होता है, उनके साथ हिसाब बराबर नहीं करना होता, ठीक है। उनके गलत थप्पड़ पे भी अगर उन्हें किसी भाई ने गलत शिकायत लगा दी, उन्हें गुस्से में आपको डांट दिया, आपको गलत डांट पड़ गई, तो आपने फ़ौरन आगे से रिएक्ट नहीं करना होता, थोड़ी देर सब्र करना होता है, उन्हें पता चल जाता है, वो कंपनसेट भी कर देते हैं। लेकिन माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो हम उनसे ये बदले लेने शुरू कर दें, नहीं, माँ बाप के साथ एहसान करना होता है। इसी तरह जो लोग आपकी खिदमत करते हैं दिन रात, वो चाहे फ़ौजी है, वो चाहे पुलिस का सिपाही है, वो चाहे 1122 का वर्कर है, रेस्क्यू वर्कर है, वो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लीनर्स हैं, आपका जो भी कम्युनिटी का सपोर्ट स्टाफ है, वो सिर्फ वो तनख्वाह के बदले में नहीं आप उनको ख़रीद लेते उनकी जान को। आज वो रोज़ाना इसको ऐसे समझें कि एक बिजली घर है, एक ग्रिड स्टेशन है जिसमें हर तरफ बिजली की तारें ही तारें हैं, और उसमें वो रोज़ाना जा रहे हैं, हर कदम कदम पे मौत है, हर मरीज़ को कोरोना है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मसीहा है हमें इससे बचाने के लिए, इस वक्त वो एक मसीहा का काम कर रहे हैं। अगर आप उन्हीं पे शक करेंगे, ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, आप ट्रिब्यूट ना दें, लेकिन आप उन पे ट्रस्ट करें। अगर आप उन्हीं पे शक कर लेंगे, अगर आप माँ बाप पे शक कर लेंगे जो आपके मोहसिन हैं, अगर आप हुकूमत पे शक करेंगे जो आपकी मोहसिन है, आपने खुद ही जो भी हुकूमत आती है, बहरहाल आप उसे वोट देते हैं, लाते हैं, या आपकी जो अफसरशाही भी है जो ऑलरेडी सीटों पे, ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, मिलिट्री है, ये सारे लोग, पूरा मुआशरा है ना, ये हम एक घर है पाकिस्तान, एक या ज़मीन एक घर है, इस घर में हमने एक दूसरे पे अगर एतबार करेंगे तो काम चलेगा, और जिसका काम उसको साजे। अब वो डॉक्टर साहब की मुझे नहीं समझ आती कि वो दवाइयाँ भी आप लोग खुद ही खाने शुरू हो गए घरों में, ठीक है। फिर अगर उसमें मैं मानता हूँ कि कुछ डॉक्टरों ने भी फ़ायदे उठाए, ठीक है, कोई भी दवाई का नाम सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया गया और उसका कुछ का कुछ कर दिया गया, ठीक है। कुछ नेगेटिव रोल प्ले, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव रोल है, लेकिन बहरहाल अगर आप बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ा देंगे तो फिर वो फायर किसी को भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया या उसको डिटेक्टेड है और उसको सिम्टम्स भी आ रही हैं, तो लोग जो है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उससे थोड़ा सा किनारा करना शुरू हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना, ज़्यादा उसकी केयर करने की बजाय उसके हवाले से डिफरेंट सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से पर्टिकुलरली मेरा सवाल होगा आपका फैमिली के हवाले से, कि अगर फैमिली में किसी एक मर्द को हो गया है या किसी एक फ़र्द को हो गया, मर्द नहीं कहूँगी, मर्द आपने कहा कि ज़्यादा आदमियों को हो रहा है इसलिए शायद मेरे मुँह से निकल गया, तो किसी फ़र्द को हो गया, तो उसके बाद फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को अपने आप को कैसे बचाना है और उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, इस हवाले से बताएं कि उसका मोराल भी डाउन ना हो और जो दूसरे फैमिली मेम्बर हैं वो भी अपने आप बचाव कर सकें। इसमें यह है कि आप लोग डरे नहीं, जब घर में किसी को हो गया, अब जो स्ट्रेटजी है, मैं अब की बात करूंगा, जो अब है हर जगह पे, और वैसे ये जो आपको बहुत ज़्यादा लगता है नंबर बढ़ रहा है, इसमें ये भी देखें कि जो ठीक हो रहे हैं, जो क्योर्ड हैं, जो बच गए हैं, वो नंबर बहुत बड़ा है, उस पर नज़र रखें कि अल्लाह करीम का ख़ास करम है कि एक किस्म की इम्यूनिटी जनरेट हुई है, और उन सब लोगों में से 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो माशाल्लाह सेहतयाब हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, और आई थिंक सो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि हम इसको इसी तरह कंटिन्यू करें बहुत देर तक, और हमारे देखने वालों के लिए भी बहुत मुफीद आपने बातें बताई हैं और हम आपके मशवरे जो हैं बहुत मुफीद हैं। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर हम एक शख्स डिटेक्टेड है और उसकी सीरियस कंडीशन हो गई, उसको हम
हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया, तो वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं उसको क्योर करने के लिए, किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं और क्या किया जा रहा है, उस हवाले से ज़रा हमारी पब्लिक को बताइए। बिकॉज़ हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल आजकल हमारे लिए नो गो एरिया है, तो वी डोंट नो कि वहाँ पे किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो ये ज़रूर प्लीज़ शेयर करिए। देखें, आप लोगों ने आपके ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं। नंबर 1 स्टेप, जिस बंदे को ये अलामात शुरू हुई हैं वो रेस्ट करना शुरू कर दे, घर पे रेस्ट करे और अपने आप को आइसोलेट करे। और मैं फिर कहूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मास्क। अब उसे लग गई है लेकिन अभी भी वो मास्क यूज़ करे, ठीक है। और इसी कमरे में अगर एसी चल रहा है, हमारे एसी में वो फ़िल्टर नहीं लगे हुए, वो वहीं से हवा वही सर्कुलेट होकर अगर आ रही है, या तो उनके एग्जॉस्ट ऑन कर दें अगर मजबूरी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेहतर है कि ना लगे। तो आप एक अलहदा कमरे में हो जाएं और आपके घर का एक वॉलंटियर अब जो है वो आपके दरवाजे तक तो आएगा, वो आपका खाना पीना सारा कुछ देगा। लेकिन हॉस्पिटल्स में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट सीरियस हालत में हो गया है, जिसे अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो हॉस्पिटल में आए, उसको हम ऑक्सीजन लगाते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। और खुदा न खास्ता अगर वो अपने इतना हिम्मत हार जाता है, उसके पट्ठे जवाब दे जाते हैं, लंग्स जवाब दे जाते हैं कि वो मज़ीद सांस नहीं ले सकता, तो उसको मसनूई सांस की मशीन भी लगाई जाती है, जिसे आप लोग वेंटिलेटर कहते हैं। लेकिन ये भी इलाज नहीं है। किसी की टांग कट गई है ना, तो उसको बैसाखी आपने दी है, ये इलाज नहीं है, ये सपोर्ट है, टांग नहीं उगेगी। इसी तरह उसके सांस को सपोर्ट करने के लिए ये सारी मैयत पे डॉक्टर करते हैं। उसमें मुख्तलिफ दवाइयाँ पिछले 6 माह से डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में, कभी टोसिलिजुमैब, अब रेमडेसिविर की बात हो रही है, कोई और भी आएगी, लेकिन इनमें से कोई इलाज नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने 28,000 का जो पूरा कोर्स था वो 4 लाख में एक टीका कर दिया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को लॉज बनाने पड़े, हालांकि वो इसका इलाज नहीं था, वो एक सपोर्टिव एक्शन था जो एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक ख़ास आईसीयू में खड़े हो के सारे 6-7 टेस्ट को देख के कि ऑलरेडी हम इस मरीज़ को लूज़ कर रहे हैं तो इसको हम ट्राई कर लें, वो एक कोशिश थी। लेकिन हम पागलों की तरह फिर उधर को भाग गए, ठीक है। तो उस अल्लाह खुदाए रहमान से मुस्बत सोच के साथ जुड़ें और जो आपके मोहसिन हैं उनके शुक्रगुजार रहें, उनकी एहसान फरामोशी ना करें, रादर उन पे एतबार करें। और असल में अवाम में ये खौफ इसलिए ज़्यादा फैला, एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि हमारे में वैसे आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है, तो वो जो डेड बॉडीज़ उन्हें डर होता था कि शायद हमें नहीं दी जाएंगी। तो हमारे अभी जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट आ रहे हैं वो इसलिए भी आ रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल में लेट आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई होती है लेकिन वो घर में वाइटल टाइम को लेट कर देते हैं। अगर आप ऑक्सीजन जो सैचुरेशन प्रोब ख़रीद सकते हैं, अफोर्डिंग है, तो आप ख़रीद लें, जिस तरह थर्मामीटर होता है, लेकिन ये महंगी भी है, अब मिल भी नहीं। बेहतर है कि आपके डॉक्टर के पास, मोहल्ले के डॉक्टर साहब के पास होगी, आप उनको एक आध बार दिखा लें। इसमें अनड्यू मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कहवा अगर हमारी जो एक्सपेरिमेंट में आया है, हमने HCQ ज़्यादा यूज़ किया, जो मलेरिया की दवाई थी, जो 100 साल से अल्लाह ने अचानक इंसानों को बताई थी, एक दरख्त की छाल जिससे मलेरिया का इलाज शुरू हुआ था, और उस वक्त भी ये स्पेनिश फ्लू में यूज़ हुई थी। अभी WHO अब कह रही है कि इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में जो आया है, हमारा जो ज़ाती पाकिस्तानी पॉपुलेशन में एक्सपीरियंस है, कैंप जेल में हमने 100 के करीब पेशेंट्स पे शुरू में यही शुरू की, उनमें से बहुत से ऑक्सीजन पे गए हुए थे। बाय चांस सूरा रहमान वैसे ही जेलों में जनवरी से लगनी शुरू हुई थी, अल्लाह बेहतर जानता है, उनमें से एक मरीज़ भी नहीं मरा, एक भी सीरियस नहीं हुआ टिल मिड ऑफ मई। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते रहे हैं, मार्च से लेके मई तक बहुत थोड़ी डेथ्स थी, उन सारों में यही दवाई यूज़ हो रही थी, या ऑक्सीजन यूज़ हो रही थी, और या सूरा रहमान लगाई जाती थी या बताई जाती थी। और वो मैं अब शर्मनाक बात है कि वहाँ के ICU से भी 3 बार वो जो मैं छोटा मोटा 500-600 रुपए का साउंड सिस्टम रखता था, वो भी चोरी हो जाता था। देखें, उस ICU में डॉक्टर जाते डर रहे, नर्सेज जा रही, मतलब PPEs पूरे नहीं हैं, तो बार बार अंदर नहीं जा रहे, हर बार उसे डिस्कार्ड कर देना होता है। तो वहाँ अगर कोई अल्लाह का बंदा जा रहा है, वो भी गायब करी जा रहा है। और आजकल हमने उसको साइकिल की ट्यूब का जो ताला होता है ना, वो लगा के रखा और स्पीकर लगाए और बाहर आप उधर से ऑन करें। बस वो पेशेंट को कह देते हैं, जो उनमें से एक आध स्टेबल पेशेंट होता है, कि आप लोग दिन में 3 बार लगा लें, तो वो लगती है वहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट थे। लेकिन अब हमने वो फोकस भी लूज़ किया। हमने अल्लाह का जो मार्च से शुक्र अदा करना था कि चलें, हमने अजानें दी, हमने अपने अपने घरों में बैठ गए, हजूर के हुक्म के मुताबिक हम खामखा बाहर नहीं निकले, गवर्नमेंट की बात भी हमने मान ली। लेकिन
अजानें दी, सूरह रहमान सुनी, मसाजिद में लगी। हमने अप्रैल से शोर करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ाइयाँ, मेरी स्ट्रेटजी अच्छी थी, मेरी स्ट्रेटजी अच्छी थी, और कहाँ है कोरोना, हमने तो किसी को मरते नहीं देखा, हमारे तो किसी जानने वाले को नहीं हुआ। और बदकिस्मती से अब हमारे तकरीबन हर घर में हर एक को पता है, और डेथ्स भी देख ली हैं आप लोगों ने। तो अल्लाह की थोड़ी नाशुक्री हो गई है। अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें और अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने हमदर्दों के साथ जो है ताउन करें। और आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो उनसे ताउन तो ज़रूर करें। तो हर बंदा मास्क ज़रूर यूज़ करे, घर से निकले वो ज़रूर मास्क यूज़ करे। घर में किसी एक को भी हो गया, सारा घर मास्क यूज़ करे कम से कम 2 हफ्ते। और इस बीमारी में ये भी ज़हन में रखें कि अगर आप जो लोग 90% लोग जल्दी ठीक होते हैं, बुखार उतर जाता है, जिस समय दर्द है, बहुत वीकनेस रहती है, तो इसलिए आपने रेस्ट करना है। कहवा जो है वो सादा चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अभी शायद नहीं बताई हैं, अदरक, दारचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग और हल्दी, अगर जिस समय दर्द है, ठीक है, कलवंजी और नमक और लौंग जो है उसकी भाप लेनी है आपने। जो कहवा है, हर्बल टी, ये 3-3, 4-4 घंटे बाद आप पी सकते हैं अगर आपका सांस थोड़ा सा भी ख़राब है, और स्टीम ले सकते हैं और घर में रेस्ट करें। और साथ मेडिसन वैसे कोई नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर आप हॉस्पिटल आएँ। और उसके साथ जो शुगर के पेशेंट हैं, जो एस्थमा के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्होंने जो पहली मेडिसिन है वो जारी रखनी है और अपने डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करना है। उसके साथ साथ खाने पीने में ठंडी चीज़ें उस दौरान ना लें। सारों को पता है ठंडी चीज़ से गला ख़राब होता है। बाज़ार की फालतू चीज़ें ना लें आप, और घर में आप सादा पानी रूम टेम्परेचर पे या हल्का सा नीम करें, उसको उबालना ना शुरू कर दें और उसको आप पी लें और रेस्ट करें ताकि आपके जिस्म में हरारत रहे। और खजूर या जो अंजीर टाइप चीज़ है, इससे आपको एनर्जी आती है, ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। आपके सूंघने की हिस्स, अब आप नेचर को देख लें, सूंघने की हिस्स और टेस्ट आपका चला जाता है, तो इसका मतलब है फ़िलहाल आपकी जो पसंदीदा खुराक है ना, उसको देख के ललच आपको ललचाएं ना आप, और आपको टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब आपके अंदर से सिग्नल आ रहा है कि अभी ना खाओ, ठीक है, सब्र कर लें, रोज़ा रख लें, थोड़ा थोड़ा करें और रेस्ट करें, रेस्ट। और इसी तरह इसमें पेशेंट सोता बहुत ज़्यादा है, उसमें 3 घंटे उल्टा लेटें, सीधा लेटें, ताकि लंग्स के मुख्तलिफ पोर्शन जो हैं उन्हें रेस्ट मिल सके और दूसरे पोर्शन जो हैं वो वर्क करें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और जब ठीक भी हो जाएं तो कम से कम आपको 3 से 4 हफ्ते लगते हैं जिस्म में दोबारा ताकत आने में। जब आपको खूब भूख लगना शुरू हो जाए, खाना शुरू करें, सब्जियां, देसी घी, काली मिर्च में पका के, मटन आप लें, मटन की यखनी भी इसमें ठीक है, या देसी मुर्गी की यखनी वो ले लें आप, ये चीज़ें आप ले सकते हैं, ये डाइट है आपकी। और रेस्ट करना है और साथ फिर एहतियात, आपने मास्क यूज़ करने हैं। जो बंदा ठीक हो जाए, अगर उसकी एंटीबॉडीज़ उसमें पॉजिटिव हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि वो ख़ुद टेस्ट करवाएं उनका, जो विलिंगली हैं, ख़ुद उन तक अप्रोच करें। अगर वो प्लाज्मा लगवाना चाहते हैं अपने पेशेंट को, तो वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा, स्पेशलिस्ट, के इस स्टेज पे अभी प्लाज्मा का फ़ायदा है भी है, या ये स्टेज भी क्रॉस हो चुकी है, या ये इसमें रिस्क है। ये नहीं है कि अब हर बंदा ही इसमें जो है वो भाग दौड़ वो शुरू कर दे, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और माहराना राय जो है, मैं समझती हूँ कि इससे सिर्फ हम ही नहीं मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हमारे सारे सुनने वाले और देखने वाले इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो शायद हम समझ रहे थे कि मिथ है और सच्चाई क्या है, हक़ाइक़ क्या है, इन पे आपने बात की। बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, तो अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। ये हमारे लिए डेफिनेटली मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब कि ये भी एक सदका जारिया है कि आप इस तरह से इंफॉर्मेशन फैलाना, और हमारे वेब टीवी का मकसद भी यही है कि हम दूसरों तक मुफीद मालूमात पहुँचाएँ, ताकि लोग अपने ना सिर्फ अपनी हिफाजत कर सकें बल्कि अपने प्यारों को भी बचा सकें, ख़ासकर इस आज के दौर में जिसमें हम एक वबा के दौर से इस वक्त गुज़र रहे हैं। इसके साथ ही मैं आज की बात डॉक्टर अंजुम ज़िया के साथ से LCWU वेब टीवी से आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आज की गुफ्तगू ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होंगी जो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।